मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप ट्यून करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि वहाँ एक अजीब सी शांति है। बहसें हो रही हैं, डिबेट चल रही है, लेकिन अब डिबेट इस बात पर हो रही है कि क्या बीजेपी को 272 का जादुई आंकड़ा छूने में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिर ये परिवर्तन आया कैसे? जब इलेक्शन शुरू हो रहा था तब ये कहा जा रहा था कि 400 सीटें बीजेपी की हारे जा रही हैं, बीजेपी इसका दावा कर रही थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर लगातार चर्चा हो रही थी कि बीजेपी 400 का दावा कर रही है एनडीए के लिए, जबकि 370 का दावा जो था वो बीजेपी का था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ा और आज फिफ्थ फेज के इलेक्शन के पूरे होने के बाद हम अगर देखें पूरे सिनारियो को तो एक अजीब सी खामोशी आ गई है। कहीं ना कहीं इस बात की शंका बहुत मजबूती के साथ प्रबल होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है कि बीजेपी क्या ये इलेक्शन लूज कर सकती है, क्या बीजेपी को अपने दम पर खुद का 272 का आंकड़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि अब चर्चा इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि 370 आएंगे या 325 आएंगी, बल्कि अब चर्चा इस बात पर है कि बीजेपी 272 अपने आप छू पाएगी या नहीं छू पाएगी, या 272 से बीजेपी कितना नीचे रह जाएगी। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनका ओपिनियन ये था कि नहीं बीजेपी तो 300 प्लस या जो 303 का उसका 2019 का एक अचीवमेंट रहा है उससे आगे जा रही है। अगर हम देखें संजय कुमार एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, सीएसडीएस से हैं, प्रोफेसर है, वो भी अब उनका ट्यून भी चेंज हुआ है। वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि नहीं अब बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, बहुत क्लोज फाइट है और कई सारे स्विंग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात को उन्होंने इसमें नहीं शामिल किया है, लेकिन राजस्थान है, साथ ही साथ यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, कर्नाटक है, ये वो सारे स्टेट है जहां पर बहुत क्लोज फाइट हो रही है और लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल 1 to 1 फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है और एक बड़ी संख्या सीटों की ऐसी है जहां पर इंडिया अलायंस के ठीक सामने जो है बीजेपी खड़ी हुई है। और ये पूरा विपक्ष एक होकर के जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा है, हालांकि बंगाल में उस तरीके का अलायंस नहीं हो पाया, तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन सीटों पर वहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई जिसके चलते कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये जो सिचुएशन है वो 272 पर टिक गई है कि क्या बीजेपी 272 पाएगी। और जिस तरीके से फोर्थ फेज के बाद इंडिया अलायंस ने भी अपना दावा शुरू कर दिया है कि हमारी 310 सीटें आ रही हैं, 350 सीटें आ रही हैं, वो उनके कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है कि जो ग्राउंड की रिपोर्ट उनके पास आ रही है या सिर्फ ये एक टैक्टिस है या ये फिर सिर्फ एक गेम है। क्योंकि इंडिया अलायंस का दावा करना अपने आप में एक आत्मविश्वास को, एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये कॉन्फिडेंस क्या एक डच कॉन्फिडेंस है या रियल कॉन्फिडेंस है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी की सरकार जा रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और उसके काउंटर में प्रधानमंत्री भी बराबर ये कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं और शहजादे यूपी और दिल्ली वाले जो शहजादे हैं ये दोनों जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी क्लोज फाइट दिख रही है। लेकिन एक बात बहुत निश्चित है कि ये पूरा इलेक्शन जो है कांग्रेस के नैरेटिव पे लड़ा गया है। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के सेट किए हुए एजेंडे पर बार बार बीजेपी को अपना फोकस चेंज करना पड़ा। कांग्रेस के इश्यूज पर आकर के बीजेपी को बोलना पड़ा है। कांग्रेस ने गरीबी की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करें, कई सारे इश्यूज हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दावे को ज्यादा मजबूती से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत में अपनी सीटों की संख्या के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फिर फोर्थ फेज के आते आते उन्होंने कहा कि हम 300 सीटें हमारी आने जा रही है, बीजेपी की 150 या 200 सीटों में वो सिमट करके रह जाएंगे। और राहुल गांधी तो सिर्फ 150 सीटों की बात कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर सिचुएशन चेंज हुई है और बीजेपी में भी कॉन्फिडेंस में कमी आई है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे जनरली गोदी मीडिया कह दिया जाता है, वो गोदी मीडिया भी अब 400 सीटों की बात नहीं कर रहा है। वो गोदी मीडिया भी ये बहुत मजबूती के साथ नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वापसी कर रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ संख्या पर वो बात नहीं कर रहा है कि कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। अब गोदी मीडिया भी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया अब ये बात कह रहा है कि 272 आएंगी या नहीं आएंगी। और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी अब इस
पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि 272 बीजेपी को मिलेगा या उससे कितनी सीटें कम रह जाएंगी, और अगर 272 से नीचे सीटें कम रह जाएंगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, एनडीए की सरकार कैसे बनेगी, कौन लोग इस एनडीए में शामिल होंगे नए दलों के रूप में, क्या ममता बनर्जी फिर से बीजेपी के एनडीए अलायंस को ज्वाइन करेंगी, क्या उद्धव ठाकरे वापसी करेंगे, ये सारे इक्वेशंस उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और प्रधान गृह मंत्री की कार्यशैली रही है कार्य करने की, उसके चलते एनडीए का एक्सपेंशन तो तभी होगा जब लीडरशिप में चेंजेस होगा। क्या आरएसएस लीडरशिप चेंज करेगा, क्या आरएसएस में और नरेंद्र मोदी में भी कुछ डिस्टेंस है, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये सारे विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि शुरू से कांग्रेस का ही थीम या कांग्रेस का नैरेटिव ही इलेक्शन में डोमिनेट करता रहा। पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने चर्चा करी, और फिर उसके बाद कांग्रेस का ही एक टॉपिक रहा है लगातार अदानी के विषय पर, अंबानी के विषय पर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में इस पर भाषण दिया, उसके बाद टेम्पो वाला विषय उभर करके सामने आया, ब्लैक मनी आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट बना। फिर इसी तरीके से जितने भी इश्यूज आप देखें, रिजर्वेशन पर बीजेपी को बोलना पड़ा, संविधान के ऊपर बीजेपी को बोलना पड़ा, तो नैरेटिव जो है वो कांग्रेस ने सेट किया है इस इलेक्शन का। और अब प्रधानमंत्री ने जो है बेरोजगारी पर भी बात करी है, महंगाई पर भी बात करी है, तो जो विषय कांग्रेस ने उठाए हैं उस पर बाद में रिस्पॉन्ड बीजेपी ने किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने नैरेटिव को सेट करने में नाकामयाब रही, बीजेपी ने पोलराइज करने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री ने कई ऐसी स्पीचेस दी जिनसे उन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश करी, लेकिन पोलराइजेशन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि देश की जनता में अब एक ये चीज बहुत नीचे तक चली गई थी, खास करके दलितों में, अति पिछड़ों में, कि संविधान बदल सकता है, 400 सीटों की क्यों आवश्यकता है, इसी तरीके से आरक्षण पर प्रश्न आ सकता है, और लोग बेरोजगारी से बहुत, यूथ जो है वो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर बीजेपी के लिए उभर करके आया, और बीजेपी इन विषयों को समझ नहीं पाई। बीजेपी ने राम मंदिर के ऊपर अपनी सफलता को निर्धारित करने की कोशिश करी, क्योंकि 22 जनवरी को जिस तरीके से राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक राममय वातावरण जो बना, बीजेपी को लगा कि हम इसके आधार पर अपनी सरकार को जो है सफलता के साथ तीसरी बार आ जाएंगे। लेकिन ये होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ तक कि यूपी जैसा स्टेट जहां पर वो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि 70-75 सीटें वो जीत सकते हैं, लेकिन अब की सिचुएशन ये है कि हर सीट पर फाइट है। अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप प्रधानमंत्री की सीट को, राजनाथ सिंह की सीट को आप माइनस कर सकते हैं। बाकी आप देखें अधिकतर सीटों पर फाइट रही है, हर सीट पर बहुत क्लोज फाइट है। और चूंकि इंडिया अलायंस के चलते हर सीट पर बीजेपी का मुकाबला सीधे सीधे या तो कांग्रेस से है या समाजवादी पार्टी से है, और बहुजन समाज पार्टी पूरे इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकग्राउंड में चली गई है, पृष्ठभूमि में चली गई है। उस बहुत ही एक दो सीटें आपको दिखाई दे पड़ सकती हैं जहां पर मुकाबला ट्रायंगुलर होता हुआ दिखाई दे, त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे। और चूंकि सीधी सीधी फाइट है, 1 to 1 फेस टू फेस फाइट हो रही है, तो और ये इसमें ट्रायंगुलर फाइट नहीं हो रही है। और ट्रायंगुलर फाइट में ही बीजेपी को फायदा होता है जब वोट स्प्लिट करते हैं। मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया अलायंस के लिए जा रहा है, और दलितों का वोट जो बहुजन समाज पार्टी का जाटव वोट था, उसका भी एक बहुत बड़ा चंग, लगभग 40 से 60% तक ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ ना जा करके इंडिया अलायंस को संविधान के चलते, आरक्षण के चलते वोट कर रहा है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जाटव वोट नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद संविधान के प्रति संवेदनशीलता के चलते वो कांग्रेस अलायंस के साथ या इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं। अब 2 फेजेस के इलेक्शन बचे हैं, जिसमें 5th फेज का इलेक्शन 25 मई को है, और फिर 7th फेज जो लास्ट फेज होगा वो 1 जून को है। 4 जून को काउंटिंग होगी, सारी चीजें निकल आएंगी। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे भी ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो उसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के लिए बहुमत को तक का आंकड़ा तो टच कर सकती है बीजेपी, लेकिन इसके लिए भी बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 272 बीजेपी खुद ले आए, ये बीजेपी के लिए इन सर्कमस्टांसेस में बहुत बड़ी सफलता होगी। ये 370 के बराबर की ही सफलता होगी अगर वो 272 सीटें अपने दम पर ले आते हैं, क्योंकि ये 3rd टर्म है, एंटी इनकम्बेंसी है। इसके बावजूद अगर वो 272 लाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी की ये एक बहुत मास में जो उनकी एक
पकड़ है और जो दलित और पिछड़े और अति पिछड़े वोटों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो अपर कास्ट है, वो तो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। लेकिन बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, इस सोशल इंजीनियरिंग के चलते जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसी तरीके से जो दलित वोटर है, नॉन जाटव दलित वोटर है, वो बीजेपी के साथ 2014 और 2019 में जिस तरह से जुड़ा है, अगर 272 बीजेपी प्राप्त कर लेती है तो यही माना जाएगा कि अभी भी बीजेपी ने जो 5 किलो राशन दिया है, उज्ज्वला योजना है, इस किसान मानदेय योजना जिसमें 6,000 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है, इन योजनाओं का जो लाभार्थी वर्ग बीजेपी ने तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहा और जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अगर इस क्लोज फाइट में सीटें बीजेपी की कुछ कम हुई तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के नेतृत्व करने की स्थिति में बहुत कम होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आरएसएस नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है। ये कुल मिलाकर के मेरा एनालिसिस है। अगर आपको एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।